तो यार आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू चाइनीज एनिमे जिसका नाम है द टेवर रिंग। वैसे तो पर्सनली मुझे इसकी फर्स्ट एपिसोड ही काफी अच्छी लगी है, लेकिन जैसे जैसे ये एनिमे मजीद आगे बढ़ते चले जाएंगे ये पहले से भी ज्यादा काफी खास हो जाएंगे। इसकी सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 1 को आखिर तक देखने से ही काफी लोग इस एनिमे से जुड़ ही जाएंगे। तो यार अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही आखिर तक जाके देख लो ना। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इतिहास से होती है, जिस वक्त में ज़माना इस कदर जहालियत में डूबा हुआ था कि इस इतिहास में तुम जहां मर्जी अपनी नजर ठहरा दो तुम्हें बस फसाद के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे एम्परर दिग्जिन ने अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों के खिलाफ नफरत को मजीद बढ़ा दिया था। अभी कहानी आती है किंग वो यू ने, जिसने अपना किरदार लगाते हुए इसकी हुकूमत को गिराने के लिए 50,000 सोल्जर्स भेजे थे। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती चली जा रही थी दिग्जिन के अपने सोल्जर ही उसके खिलाफ थे। उस दौरान भी अभी भी कुछ लोग थे जो कि दिग्जिन का साथ दे रहे थे। का ही इस्तेमाल करके वो कैसे ना कैसे करके वहां से जिंदा फरार हो ही जाता है। हाँ उस वक्त तक वो नाकाम बहुत बुरे तरीके से हो गया था, उसकी हुकूमत भी यहीं पे खत्म हो गई थी। यार ये सब कुछ देख के उसने उधर ही अपने दुश्मनों के सामने ही खुद को जला दिया। जैसे जैसे वो जला था वो मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं खुदा हूँ, तुम लोग देखते रहना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा अपना बदला लेने। तो वो वहीं पे मारा गया। ये सारी की सारी हिस्ट्री क्लास लेसन्स के दौरान मिली होती है। यहाँ पे मोस्टली लड़कियों का ध्यान लेसन पे कम और अपने सेंसे पे ज्यादा होता है कि यार वो कितना हैंडसम है, जो कि इनका सेंसे चेयरमैन है। ये बाई क्लैन से होता है। यार वो चेयरमैन उन्हें एक स्टैचू दिखाता है जो कि मोई डिस्ट्रिक्ट में खुदाई के काम के दौरान मिला है। सेंसे अपने लेसन के दौरान ये भी बताता है ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि दिग्जिन का ही है। इसी डिस्कवरी ने सबको हिला के रख डाला है। सारी की सारी लड़कियों में से एक बीच में बैठी लड़की थोड़ी काम की होती है, जो नोटिस करती है कि दिग्जिन स्टैचू ने एक रिंग पहन रखी है। सुन के चेयरमैन भी उसकी दाद देते हुए कहने लगता है हाँ ये बात ठीक है, ये स्टैचू इसलिए बनाया ही इस तरह गया है कि लोगों की नजर उसकी रिंग पे पड़ सके। कि माजी में हमें कभी भी इतनी हाई डिटेलिंग वाली रिंग देखने को नहीं मिली। यार इतनी हाई डिटेलिंग की वजह से शायद ये रिंग दिग्जिन के लिए कुछ ज्यादा ही अहम होगी। तो वही अनजान लड़की कहने लगती है क्या तुम्हारे ग्रुप ने इसी स्टैचू को ढूंढा है? से मना करते हुए कहने लगता है नहीं फिलहाल तो इसका ठिकाना किसी को नहीं मालूम। तभी वो लड़की इस रिंग के बारे में सवाल करते हुए कहने लगती है ये रिंग दिग्जिन के लिए इतनी अहम क्यों थी? तो इसके जवाब में भी सेंसे कहने लगता है यहाँ तक एक्सपर्ट्स को भी ये बात अभी तक नहीं मालूम। फिर इतना कुछ सुनने के बाद वो लड़की अपनी थ्योरी देते हुए कहने लगती है मेरे ख्याल में ये रिंग उसकी वेडिंग रिंग होगी। यार ये सुनने के बाद पूरी की पूरी क्लास हंसने लगती है। इसके आखिर में बैठे हुए दो लड़कों के बारे में हमें दिखाया जाता है। दोनों में से एक का नाम फुजाई होता है, क्योंकि फुजाई कह रहा होता है कि वो स्ट्रेचर को कब्जा कर लेगा। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर यह सुनने के बाद उसके साथ में ही बैठा हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फौरन से इनकार करते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा काम है। फुजाई कहने लगता है आखिर तुम कितना काम से कमा ही सकते हो, अलबत्ता अगर तुम मेरे काम आओ तो जरूर इस बार मैं तुम्हारे काम आऊंगा। ये सारी की सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर की इंटरेस्ट को पकड़ लेती है। मगर इसी में सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर को विजिट करने हॉस्पिटल जाता है। उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार होती है। यहाँ पे उसकी मॉम काफी ज्यादा खफा होती है कि उसके फादर ने 5 साल से आज तक कोई लेटर तक नहीं भेजा। अगर आज तुम्हारा फादर यहाँ पे होता तो इतनी मुसीबत तुम्हारे लिए ना होती। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम को दिलासा देते हुए कहता है मदर आपको तो पता ही है कि फादर कितना सा खुदाई का काम वही माउंटेन पे करने गए हैं। इसी तरह वहाँ पे एक नर्स आके हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर बुलाती है, उससे पूछती है अगर तुम वाकई में अपनी मॉम की केयर करते हो तो फिर तो तुम्हें जल्दी इलाज के पैसे बढ़ देने चाहिए, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें इस बात की गवाही देने लगती है इस वक्त वो कितना ज्यादा मजबूर है। सुनने के बाद वो तुरंत से अपनी मॉम के पास जाता है कि वो काम करने के लिए जा रहा है। जाना जैसे जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो फुजाई को फोन करता है। इसी में सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर फुजाई से मिलने जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि कुछ ज्यादा ही लोग यहाँ पे जमा है। फुजाई उसे एक कीमती रिंग निकाल के देता है। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है ये तो दिग्जिन रिंग जैसी दिख रही है, क्या तुमने इसे चुराया है? इस पे फुजाई उससे कहता है इससे तुम्हारा कोई काम नहीं, कहा गया बस उतना ही करो, तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि तुमने इस रिंग को पहनना है। शुरू में तो हमारा मेन कैरेक्टर इस रिंग को पहनने से इनकार कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे एक बैडएस लड़की कहती है क्या तुम इस रिंग को पहनोगे भी या नहीं? अरे यार उसे देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर पिघल जाता है। अरे यार वो मोटा हमारे मेन कैरेक्टर से मजीद बोलता है याद रखो अगर तुम इस रिंग को पहनोगे तभी तुम्हारी
तुम्हारी मॉम का इलाज मेरी तरफ से। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बात मानने के लिए तैयार हो जाता और वो जैसे जैसे रिंग पहन रहा होता है मौजूद सभी लोगों के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं कि चेहरों से ही साफ साफ पता चल रहा होता है कि जरूर कुछ गलत होने को जा रहा है। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर रिंग पहनता है सारे लोग डर के मारे चौंक जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है क्योंकि उस रिंग को पहनने के बाद वहाँ पे कुछ ना होता। फुजाई के मुताबिक तो ये एक डेविल रिंग थी और इसे पहनते ही कुछ गलत होना था। हमारे मेन कैरेक्टर के पूछने पे फुजाई उससे बता देता है हाँ ठीक है, हमारी मॉम का इलाज मुझ पे है। सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की जान में जान आती। फिर तभी देखते ही देखते जैसे कोई हमारे मेन कैरेक्टर की जान को नचोड़ने लगा है। देखते ही देखते अपने घुटनों पे बैठ जाता है जिस्म और उसके चेहरे के पूरे असरात बदलने लगते हैं। फुजाई उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक तो हो? फुजाई जैसे जैसे ये सब कुछ कह रहा होता है फुजाई उसके मुंह के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर नोटिस करता है। वो जो भी क्रिएचर है बड़ी तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से बाहर निकलता है। ये देख के फुजाई भी बड़ी तेजी से पीछे हटता है। पे मौजूद किसी के कहने पे फुजाई अपना लेफ्ट आर्म नोटिस करता है कि पूरे तरीके से कट चुका होता है और उससे काफी ज्यादा खून निकला होता है। उसका हाथ इतनी तेजी से कटा होता है कि उससे दर्द का महसूस भी ना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी नजर अपने हाथ पे ही ठहराता है वो ये देख के ही बेहोश हो जाता है। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो उल्टी कर रहा होता है वहाँ पे बैठ के, पर इसी सब में सारे के सारे लोग अपने सामने एक रेड डेविल को पाते हैं। वो डेविल अपनी कातलाना मुस्कुराहट से उनको देख रहा होता है। पर यार इसी में हमारी एपिसोड खत्म होती है। इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस भी उसे जिंग जुआयंग के पास ले जाती है। अगर वहां पे पहुंच के हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुआयंग को डेथ रूम में लिटाया गया होता है। इसका मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इस बार कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रिंग पहनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से जो डेविल निकल के बाहर आया था उसके पास कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब किस्म की एबिलिटीज वगैरह होती है। तो यार वो डेविल अपनी इन एबिलिटीज का यूज करके वहाँ पे मौजूद काफी लोगों की जाने लेने लगता है। ये सब कुछ देख के वही अनजान लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से जबरदस्ती वो रिंग को उतारने की कोशिश करती है, जिसपे वो दोनों मिलके अपने सर से लेके पैर तक का जोर लगा लेते। रिंग का उतना तो दूर की बात, हालांकि वो रिंग उसकी उंगली से हिलती तक ना। पता उतने में उस लड़की को एहसास होता है कि अब वो डेविल उसके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले वो डेविल उस लड़की को हाथ भी लगा पाता, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान को खतरे में डाल के उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करने लगता है। फिर देखते ही देखते वो डेविल हमारे मेन कैरेक्टर पे ही टूटने को जा रहा होता है। फिर यह सब कुछ देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझने लगता है कि उसकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई। इस वजह से वो पीछे मुड़ के अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने लगता है। पर यह सब कुछ वो अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए नहीं करता बल्कि अपनी माँ के लिए करता है। ये सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों यहाँ पे मारे गए तो शायद हम दोनों न्यूज के मुताबिक एक लवर माने जाए। फिर ये सब कुछ देख के मेरी माँ को इतना तो सुकून मिलेगा ही यार, मैं अपनी सोशल लाइफ पे भी ध्यान देता हूँ। फिर तभी जैसे जैसे वो डेविल उस पे वार करता है वहीं पे मौजूद एक और शख्स भी मोल लेते हुए अपने ब्लेड के कारण उसके वार को रोक लेता है। वो उन दोनों से कहने लगता है तुम लोग क्या अभी तक इडियट की तरह यहाँ पे बैठे हुए, क्या तुम लोगों को अपनी जान नहीं प्यारी? ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के उससे वहां से ले जाने लगती है कि हमें उस डेविल के हाथ के बारे में दिखाया जाता है वो खुद ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। अरे यार जैसे जैसे वो दोनों वहां से निकले होते हैं में वही अनजान शख्स डेविल का काफी अच्छे से मुकाबला करता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की तबीयत काफी खराब हो रही होती है। हर चीज में अपनी वही पुरानी मंजिल दिख रही होती है जहाँ पे बस उसने लोगों की लाशें देखी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की हालत अब थोड़ी नॉर्मल होती है लड़की से कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा। आखिर इतने बड़े जख्म से तो वो मोटा तो मर ही गया होगा, क्योंकि वो दूसरा अनजान शख्स थोड़ा हिम्मत वाला लग रहा था। पर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वो भी जिंदा बच पाया होगा या नहीं। कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल ही दिल में मजीद बोलने लगता है मोटे की हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मोटा ना बच पाया तो मेरे माँ के पैसों का क्या? बीच में वो लड़की खड़े होके कहने लगती है तुम्हारा नाम ज़ो जुआन है ना, हम दोनों इसी वक्त होटल जा रहे हैं। तो यार दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है इस लड़की ने काफी एक्सपेंसिव होटल में एक रूम बुक करवाया होता है। अगर इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाने से थोड़ा शर्मा रहा होता है। यही वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वो लड़की उससे खुद ही हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है। वो लड़की उससे अपना कार्ड देते हुए कहने लगती है मेरा नाम जिंग जुआयन है। इसके साथ ही साथ
वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम काफी दिलचस्प हो, हालांकि मैंने एक रूम भी बुक करवाया है और तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिसने आज तक कहा है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ ताकि हम तुम्हारी रिंग के बारे में जान पाए। कहते हुए जिंग हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ जोर से टेबल पे रख के उसके रिंग को एग्जामिन करने लगती है। इस दौरान हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है थोड़ा धीरे से। इसी बात से सहमत होके वो लड़की भी कहने लगती है फिर क्या तुम अपना तो भूल ही गए हो जिस वक्त तुम मुझे किस कर रहे थे। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है वो मैंने सोचा कि मैं तो आज ज़रूर मारा जाऊंगा, तो न्यूज़ के थ्रू मेरी माँ को इतना तो ज़रूर पता चले कि मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ बाहर घूमता फिरता हूँ। शायद उन्हें इतना दुख ना होता, उन्हें लगता कि मैं अपनी सोशल लाइफ पे भी फोकस करता हूँ। के बाद वो लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगती है तो ठीक है फिर ज़रा भी मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अगर तुमने ये रिंग ना पहनी होती तो मैं तो शायद तुम्हें मास्टर के पास मरने के लिए ही छोड़ देती। यूं ही एग्जामिन करते करते वो लड़की कहने लगती है काफी अजीब है, ये रिंग तो तुम्हारे गोश्त के साथ जुड़ गई है। अरे यार वो सारी की सारी रिपोर्ट अपनी डायरी में लिख लेती है। इससे एक आखिरी सवाल पूछते हुए कहने लगती है तुम छोटे थे तो क्या तुमने किसी चीज को निगला तो नहीं। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है क्या तुम कहना क्या चाह रही हो, कहीं तुम मुझे भी तो मॉन्स्टर नहीं समझ रही। वाकई में ये बात है तो फिर तो मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। जिंग उससे ये बात भी बता देती है कि जहाँ तक रिपोर्टिंग की ही बात है फिर हम तो अपनी जान का रिस्क भी लेते हैं। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है कि हाँ यार वो डेवल हम पे टूट आया था। सिचुएशन इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी वो वहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी। इस सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी वो लड़की अभी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती। वो लड़की का मानना होता है शायद उसके जिस्म में कोई प्रूफ वगैरह मिल ही जाए। तो यार यही वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर को शट उतारने के लिए कहने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत से इनकार कर डालता है। उसके इनकार करने की वजह से वो लड़की उसके सर पे कुछ दे मारती है। यार अब प्रूफ की खातर वो उसकी तस्वीर लेने को ही जा रही होती है कि उससे याद आता है कि हाँ यार उसका फोन कहीं पे बाहर गिर चुका है। इसी फोन के बारे में सोचते हुए जिंग युआयन तुरंत से रूम छोड़ के बाहर चली जाती है। अलबत्ता उसी दौरान यहाँ तक हमारे मेन कैरेक्टर की वही मंजिल उसके ख्वाबों में भी आ रही होती है। डेविल उससे ख्वाब में कहने लगता है तुम मुझसे कहीं पे भी नहीं भाग सकते, तक तुमने अपने हाथ में वो रिंग पहन रखी है, मैं तुम्हारा पीछा हर जगह कर सकता हूँ। अरे यार जिंग युआयन के बाहर जाने के बाद ही थोड़ी देर में वहाँ से पुलिस का गुजर होता है जो कि सीधा रूम में टूट पड़ते हैं। ऊपर से वो हमारे मेन कैरेक्टर को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उसी मंजर में आखिर जितनी भी किलिंग हुई है उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर ही है। एक और बार फिर से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को उन्होंने कपड़े शपड़े पहना दिए होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर कैसे ये प्रूव करे कि वो एक इनोसेंट है। उसने जो कुछ भी देखा उसके पीछे एक डेविल है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई और चारा भी नहीं होता। यही वजह से वो जिंग युआयन का नाम पुकारते हुए कहने लगता है वो एक रिपोर्टर है, शायद उसके पास ही कोई प्रूफ वगैरह हो। फिर इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस भी उसे जिंग युआयन के पास ले जाती है। अगर वहाँ पे पहुंच के हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। युआयन को डेथ रूम में लिटाया गया होता है, इसका मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। तो हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड भी आज की खत्म होती है। जैसे जैसे वो उसका फोन उठाता है जिंग युआयन को अपने आप ही होश आ जाती है। अपने जख्म खुद ही अपने आप ही हील होने लगते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की कहीं पे गायब हो गई है। वो रिपोर्ट करता है पता नहीं कैसे लेकिन जिंग युआयन खुद ही जिंदा हो गई है। इसके बाद उस अनजान शख्स की गिरे हुए फोन पे नजर जाती है कि उससे मोटे ने मिशन दिया था कि कैसे न कैसे करके उस फोन को रिट्रीव करो। अब जैसे जैसे वो फोन उठाता है वो फोन के रिफ्लेक्शन में उसी लड़की को अपने पीछे आते हुए देखता है। यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को जिंग युआयन की मौत पे यकीन आ रहा होता, तभी उसके पीछे से फीमेल पुलिस ऑफिसर कहने लगती है तुम सिर्फ और सिर्फ एक झूठे इंसान ही हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम आखिर तुम कब तक इसी तरह बर्ताव करते रहोगे। इसकी बॉडी हमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन में ही मिली है, ना कि वो तुम्हारे साथ भागी थी। लड़की के साथ एक और पुलिस ऑफिसर भी खड़ा होता है, इसका नाम ओयेनशन होता है। फीमेल ऑफिसर काफी सीरियस होकर ओयेनशन से कहने लगती है जाओ जुआंग को डिटेंशन सेंटर ले जाओ। ये सारी की सारी चीजें हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर से गुजर रही होती है। अपने हाथों से जिंग युआयन को उठाते हुए कहने लगता है मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, तुम्हें उठ के उन्हें बताना पड़ेगा। तब तक ओयेनशन उससे जमीन में पटकते हुए कहने लगता है नाटक करना बंद करो। इसी तरह उससे गाड़ी में फेंक के वो थोड़ी देर में डिटेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। गाड़ी में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर काफी कंफ्यूज होता है, यार ये उसके साथ क्यों हो रहा है। उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से मौजूद है जिसे उसे गले लगाना है। हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी आंखें बंद करके अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ होता है वो कुछ ज्यादा ही अंधेरे में चला जाता है, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही पाता है। अपने साथ ही साथ वो उसी डेविल को भी पाता है। डेविल को अपने सामने देख के हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है ये तो तुम हो,
तुम ही हो जिसने सारे कत्ल किए हैं। इसी बात से सहमत होके वो डेविल भी बोलता है, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर तुम वाकई में जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। मुझे अपना जिस्म दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे सारे के सारे दुश्मनों को मार डालूंगा और फिर तुम भाग सकते हो। ये कहते हुए वो डेविल जैसे जैसे उसकी बॉडी लेने ही लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से एग्री ना करता और वो तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगता है, चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन इसके बदले में मैं ना ही किसी का कत्ल करूंगा, ना कि मैं तुम्हें भी कत्ल नहीं करने दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ के यही बात बार बार दोहराने लगता है। इसी बीच वो डेविल भी जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो कहने लगता है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी हो। खैर वक्त के गुजरते चलते ही मेरे पास आके हाँ जरूर कहोगे, जब तक तुमने वो रिंग पहनी है मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। वैसे तो तुम अपनी आवाज को उठा के मुझसे बात भी कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाते हुए अपनी रठी लगाए रखता है। तब तक अवियंशन दरवाजा खोलते हुए कहने लगता है, क्या तुमने शोर मचाया हुआ है। इसी में फीमेल ऑफिसर आके कहने लगती है, हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, जाने का वक्त आ गया है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ अंदर ही बैठ जाते हैं, लेकिन उनका अंदर होना या ना होना उससे हमारे मेन कैरेक्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे मेन कैरेक्टर को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता भी है तो अंदर ही अंदर से उससे एक परेशानी खाई जा रही होती। परेशानी हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से चीर फाड़ डाली होती है। ये सोच रहा होता है कि अगर कोर्ट वालों ने उससे सजा सुना दी एक कातिल होने की वजह से, यार ये दमतोड़ बोझ उसकी बीमार माँ आखिर कैसे सह पाएगी। प्रेशर और नाफरमान औलाद होना उससे अंदर ही अंदर से ऐसे खाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीमक लकड़ियों को खा लेती है। बारे में सोचते हुए वो दोबारा से पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर डालता है। तो यार वो अपने हाथ से इस रिंग को उतारने के चक्कर में उसे अपने दांतों में दबोचने लगता है। इन्हीं सब में एक जोरदार झटका लगता है। इस वजह से जाने और अनजाने में हमारे मेन कैरेक्टर का सर दीवार से टकरा जाता है। टकराते ही वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। देर गुजरने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को जैसे जैसे होश आती है वो अपने आप को किसी अनजान गाड़ी में किसी अनजान लोगों के साथ पाता है। लोग आखिर जो भी है उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ के रखा हुआ होता है। बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है ये सारे के सारे बंदे फूजिन के भेजे हुए होते हैं। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से बात कर रहा होता है, अपनी आंखों पे यकीन आ रहा होता है कि आखिर ये मोटा जिंदा कैसे है। तो इसके जवाब में वो मोटा गेंडा उससे कहने लगता है, अगर इस दुनिया में तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम अपना कटा हुआ हाथ भी अपने साथ दोबारा जोड़ सकते हो। यार इन सारी की सारी बातों से हट के हमारा मेन कैरेक्टर उस पर गुस्से से भड़कते हुए कहने लगता है, आखिर तुमने मुझे इतना बताने की जहमत तक ना की कि सुरंग को पहनने के बाद मुझे कौन सी सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। फिर तभी फीमेल ऑफिसर काफी हैरानगी से कहने लगती है, अगर वो मोटा जिंदा है तो शायद कोई और भी जिंदा हो। खैर यार ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से कहने लगता है, तुम्हें पुलिस को बताना पड़ेगा वहाँ पे मौजूद मैं नहीं था जिसने ये सारा का सारा कत्ल किया। हालांकि वो मोटा खरूस कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेहोश ही था। लेकिन हाँ वो मोटा उससे इतना जरूर बता देता है कि उसके पास एक और रास्ता भी है, इसके कारण तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम वहाँ पे मौजूद कसूरवार नहीं हो। और जिस प्रूफ की वो लोग बात कर रहे हैं वो जिंग जुआयन का मोबाइल फोन है। यार अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोटे ने अपना बंदा भी बेच दिया होता है उसके फोन को उठाने के लिए। जैसे जैसे वो उसका फोन उठाता है जिंग जुआयन को अपने आप ही होश आ जाती है, अपने जख्म खुद ही अपने आप ही हील होने लगते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की कहीं पे गायब हो गई है। वो रिपोर्ट करता है पता नहीं कैसे, लेकिन जिंग जुआयन खुद ही जिंदा हो गई है। इसके बाद उस अनजान शख्स की गिरे हुए फोन पे नजर जाती है कि उससे मोटे ने मिशन दिया था कि कैसे ना कैसे करके उस फोन को रिट्रीव करो। अब जैसे जैसे वो फोन उठाता है वो फोन के रिफ्लेक्शन में उसी लड़की को अपने पीछे आते हुए देखता है। इसके बाद जो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी चीखें ही सुनते हैं। मगर इन सारी ठैस मैस में उन सबको ये तो मालूम पड़ता है कि जिंग जुआयन अपने आप ही जिंदा हो गई है। यहाँ पे वो मोटा ये भी बोलता है, मुझे इतना तो जरूर मालूम था कि वो लड़की अंदर ही अंदर से मेरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, यही वजह से मैंने उसके पीछे कुछ गुंडे वगैरह भी भेजे थे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक मेरे बंदे कभी वापस आए ही नहीं। तो इन सारी बातों से ये तो तय होता है कि शायद वो इंसान थी ही नहीं। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही गहरी सोचों में चला जाता है। मगर जैसे जैसे अब जिंग जुआयन दोबारा से निकल के भाग रही होती है, के मुताबिक मोटे ने अभी भी उसके पीछे अपने बंदे लगाए होते हैं। इसी वजह से हर लम्हे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। पता वो हमारे मेन कैरेक्टर से भी यही कहता है, अगर तुम रिंग और फोन उसका मेरे पास ले आए तुम्हारे लिए अभी भी वो पिछली ऑफर खुली हुई है, मैं ही तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। खैर यार वो फीमेल ऑफिसर भी इस केस में काफी इंटरेस्ट ले चुकी होती है।
निकलती है। यार एक और बार एक अनजान जगह में सीन शिफ्ट होता है। पे मोटे के बंदे उस लड़की का पीछा करते करते एक गुफा से गुजरने लगते हैं। पे वो मोटे के बंदे धीरे धीरे कदम लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। अंदर गुफा में वो काफी तादाद में उसी तरह के और ज़ॉम्बी पाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें यूं अपनी तरफ बढ़ता देख के उसके सारे के सारे बंदे ओपन फायर करते हैं, लेकिन ओपन फायर उन पे जरा भी काम न करती। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए उनकी जान ले लेते। यही वजह से गुफा में मौजूद एक शख्स गन्ने निकाल के अपने साथ सारे लोगों को उड़ा देता है। तो यार उतने में हमें दोबारा से अपने मेन कैरेक्टर और कुछ लोगों के बारे में दिखाया जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं वो फौरन से एक बहुत बड़े झटके को महसूस करते हैं। वजह से वो जब अपनी पुरानी स्क्वाड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स तक ना आता है। यार वो भी इसी घर में सीधा घुसने को जा रहे होते हैं। फिर तभी वो ऑफिसर फीमेल ऑफिसर से कहने लगता है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनने में आया है इस घर में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि जो भी आज तक अंदर जाता है वो इसी घर में किसी अनजान वजह से मारा जाता है। अफवाह फैली हुई है कि जब से इसका असली मालिक मरा है उसके बाद से ये घर हॉन्टेड हो गया था। लोग जानकारी हासिल करने के लिए इस घर में आते हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई वापस नहीं आया। यही वजह से पुलिस ने कहा है कि इस जगह से दूर ही रहो तो अच्छा है। आखिर ये सुनने के बाद मोटे का चमचा कहने लगता है अगर वाकई में ये बात है तो आज तक ये घर कभी गिराया क्यों नहीं गया। यंशन बोलता है कि ये हॉन्टेड हाउस लोगों को अपनी तरफ खिंचाव करता है। काफी लोगों के यहाँ पे आने की वजह से इस घर से काफी पैसा कमाया जाता है। तो यार ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहने लगता है हम जाएंगे और जाके ही रहेंगे। कि फुजाइल ने उससे टास्क दिया होता है कि वो हर हालत में उसका मोबाइल लेके ही आए। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस घर की खिड़की को गौर से घूरने लगता है। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड फीमेल ऑफिसर उससे सवाल करते हुए कहने लगती है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई। वो अनजान फीमेल स्टार रोते हुए कहने लगती है ये बात तो उससे भी नहीं मालूम। उसके ये डोंग नचाना हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है उससे दूर हो जाओ, उसकी गर्दन पे स्टिच मार्क्स है। तब तक पानी सर के ऊपर आ चुका होता है। वो मौका पाते ही हमारी फीमेल ऑफिसर पे अपनी टेंटिकल से वार कर डालती है। हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी घर के अंदर से होती है। यहाँ पे सारे लोग उसी घर के नीचे की गुफा से गुजर रहे होते हैं। वो भी एकदम हैरान होते हैं कि हमें पता भी नहीं था कि इस घर में एक गुफा भी हो सकती है। अरे यार उस मोटे के बंदे इस गुफा में काफी लाशों के साथ ही साथ अपने स्क्वाड मेट्स की भी लाशें पाते हैं। आखिर यही सब कुछ देख के हमारा मेन कैरेक्टर मोटे के बंदों को मशवरा देते हुए कहने लगता है जैसे कि हमने इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बांधा हुआ है, लेकिन ऐसे में ये हमारे रास्ते में भी आएंगे। ऐसे में इनके हाथ खोल देने में ही सबकी भलाई है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात वैलिड होने की वजह से मोटे के चमचे उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के हाथ खोल देते हैं। फीमेल पुलिस ऑफिसर कहने लगती है हमें हमारी गने भी लौटा दो, अगर इस दौरान में कोई भी खतरा हुआ तो हम भी लड़ पाएंगे। मगर मोटे का बंदा इसके जवाब में कहने लगता है अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी भी तुम दोनों की सैक्रिफाइस करते हुए उन गोश्त के आगे तुम लोगों को डाल देंगे कि जब तक वो तुम्हें खाने में लगे होंगे हम वहाँ से फरार हो सके। सारी बातों से फारग होने के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो एक अनजान लेबोरेटरी में आ जाते हैं। वहाँ पे उन सबको अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती है। सब कुछ देखने के बाद फीमेल ऑफिसर का तो सारी चकराने लगता है। पर ये सब कुछ देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है आखिर जिंग जुआन ऐसी जगह पे क्या कर रही है। तो यार अब वो जैसे जैसे इस जगह की जानकारी कर रहे होते हैं उन्हें नीचे जाने का मजीद रास्ता मिलता है। तो हाँ यार अब वो जो ही नीचे जाने को जा रहे होते हैं एक साइंटिस्ट उन्हें कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है अगर तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो क्यों ना तुम लोग यहाँ पे रुक भी जाओ। कहते हुए वो उनका रास्ता बंद कर डालता है और एकदम से देखते ही देखते सीढ़ियां प्लेन हो जाती है। यही वजह से सारे लोग स्लिप करते हुए सीधा एक अनजान जगह में निकलते हैं। इसी बीच में मोटे के ही चमचों में से बंदा वहां से कोई अनजान टॉर्च को उठाता है, लेकिन उसके चलते ही वहां पे तुरंत से उसकी तरफ एक एरो बनने लगता है। यार इसके चलते ही वो बड़ी आसानी से इस एरो को रोक लेता है। फिर तभी उसके रोकने के बाद ही और तादाद में एरोस उनकी तरफ बढ़ती है जो कि सीधा जाके मोटे के कुछ चमचों को लग जाती है। जहाँ पे सारी की सारी एरोस में से एक एरो फीमेल ऑफिसर को भी लगने को जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान पे खेलते हुए उससे तुरंत से बचा लेता है। बचाते बचाते हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की एक लाइट के करीब गिरते हैं। लाइट को देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने से उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक गुजरने लगता है। इस दौरान वो खुद भी काफी छोटा होता है। वो अपने फादर से सवाल करते हुए कहने लगता है फादर ये आप आखिर क्या पढ़ रहे हैं। जिसमें इसका फादर उससे जवाब देता है। इसका अपने फ्लैशबैक को याद करते करते वो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है। उससे याद आता है कि उसके फादर ने लाइट सेंसर का नाम लिया था। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर काफी
देर से होता है। इसी दौरान आउयेशन काफी जेलस होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ही ठुकाई लगाने लगता है। पता उतने में हमारा मेन कैरेक्टर अपना पॉइंट बताने की कोशिश करता है, अगर तुम लोग लाइट को बंद कर डालोगे सारे एरो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो हाँ यार, लाइट बंद करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि एक वक्त में जानलेवा एरोस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लाइट बंद करने के बाद ही वो एरोस अपने आप ही रुक जाते हैं। फिर ये देख के मोटे के बंदे हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगते हैं, तुम्हें इस ट्रैप के बारे में मालूम है? अरे यार, हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें ये भी एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, अगर इस पे तुम बहुत तेज रोशनी का इस्तेमाल करो तो ये ट्रैप अपने आप खुद ही खराब हो जाएगा। तो मोटे का बंदा सबको नीचे लेटने के लिए कहता है। जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के सारे लोग लेट ही जाते हैं। इसी दौरान वो फ्लैश बैंग का यूज करता है। रोशनी होने की वजह से वो ट्रैप अपने आप ही खराब हो जाता है। इसी फ्लैश बैंग की वजह से उस साइंटिस्ट के कैमरे भी खराब हो जाते हैं। साइंटिस्ट के कमरे में मौजूद जिंग युआन कहने लगती है, क्या बस यही थे तुम्हारे खिलौने? वो साइंटिस्ट उससे कहता है, फिक्र मत करो, अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुई है। जिंग युआन, तुम एक बात तो बताओ, तुम थोड़ी देर पहले कहाँ पे गई थी? पूछते ही हमें एक और सीन में दिखाया जाता है, लेकिन इसी सब में हमारे बेचारे में कैरेक्टर की आंखें भी उसी के साथ खराब हो जाती है। हालांकि उन्हें पास में से किसी चीज की आवाज आती है। सुनते ही वो फौरन से उसी आवाज की तरफ भागने लगते हैं। यार, अब जब वो उस आवाज की दिशा में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक अजीब किस्म के टेस्ट सब्जेक्ट्स पाते हैं। ये देख के आउयेशन फीमेल ऑफिसर के सामने आते हुए कहने लगता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उल्टा वो फीमेल ऑफिसर उससे अपने आगे से हटने का कहती है। इसी रूम में वहाँ पे वो एक अजीब किस्म की पेंटिंग भी पाते हैं, जिसपे आउयेशन अपने आप से फीमेल ऑफिसर के सामने बढ़ चढ़ के कहने लगता है, ये जिंदा इंसान की कुर्बानियां है, दुनिया का सबसे बेरहमदिली मजहब का रिचुअल है। ये सब कुछ सुन के अनजाने और ना अनजाने में वो उसकी बातों में आ भी जाती है। अलबत्ता हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से जरा भी एग्री ना करता। यार, अब वो मजीद इम्प्रेस करने के चक्करों में एक सीक्रेट डोर खोलता है। अलबत्ता सीक्रेट डोर के नाम पे वो एक ट्रैप निकलता है कि इन सारे शोर शराबे की वजह से ट्यूब पे बंद सब्जेक्ट सारे के सारे जाग जाते हैं। सब्जेक्ट सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर की टीम पे टूट पड़ते हैं। यार, वो जैसे जैसे अपनी जान बचा के उन पे ओपन फायर करते हैं कि उन पे ये चीजें जरा भी काम ना कर रही होती। में हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वॉल पे किसी के लिप्स के निशान है। वो लिप्स के निशान देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत से समझ जाता है कि आखिर ये किसके लिप्स के निशान है और इसके पीछे कौन है। इसके निशान देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर सबको इधर आने के लिए कहता है। जैसे जैसे लोग उसके आसपास जमा होते हैं, मेन कैरेक्टर उस कंक्रीट वॉल के एक हिस्से को अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। उसके पुश करने के बाद ही रूम दो हिस्सों में तकसीम होने लगता है। के दो हिस्सों में तकसीम होने की वजह से मास्टर दूसरे रूम के हिस्से में रह जाते हैं। इस रूम के हिस्से में हमारे मेन कैरेक्टर उसकी टीम मौजूद होती है। इसलिए छोटा हिस्सा निकलता है क्योंकि दरअसल वो एक एलिवेटर होती है। ये एलिवेटर उनको इस घर के मजीद नीचे ले जाने लगती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे एक लड़की पहले से मौजूद होती है। पता वो पहले से बिस्तर पे लेटी हुई होती है। वो एक अल्फाज तक ना कहती है। और जहाँ पे मोटे के बंदे आउयेशन को फोर्स करने लगते हैं, तुम आगे बढ़ो और देखो कि वो गोस्ट है या ज़ॉम्बी है या इंसान है। फोर्स करने की वजह से आउयेशन बड़ी मुश्किलों से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे आउयेशन उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से उठ के बिहेव करने लगती है वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, एक कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक मूवी स्टार भी है, जो देख के उनकी जान में जान आती है। सारे लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एक फीमेल ऑफिसर पीछे मुड़ के कहने लगती है उसकी कंडीशन तो जरा तुम लोग देखो, इस हालत में उससे तुम लोग जरा भी परेशान मत करो। फीमेल ऑफिसर उससे सवाल करते हुए कहने लगती है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। वो अनजान फीमेल स्टार रोते हुए कहने लगती है ये बात तो उससे भी नहीं मालूम। उसके ये डोंग नचाना हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है उससे दूर हो जाओ, उसकी गर्दन पे स्टिच मार्क्स हैं। तब तक पानी सर के ऊपर आ चुका होता है। वो मौका पाते ही हमारी फीमेल ऑफिसर पे अपनी टेंटिकल से वार कर डालती है। से पूरे तरीके से टूटता देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अब उससे क्या करना है। उसी मॉन्स्टर की तरफ और उसी सुरंग की गहराइयों में बढ़ने लगता है, जबकि वो लड़की उससे रोक रही होती है। फीमेल ऑफिसर काफी चिल्लाते हुए उससे रोकने की कोशिश करती है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर वो जनून जो सवार होता है, कि आंखों में गुस्सा होता है, उसके हाथ में जो डेविल रिंग होती है, उसके दिल में बदले की आग होती है। अब उससे पता है कि उससे क्या करना है। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस तरीके से होती है, जहाँ पे आउयेशन अपनी जान को दांव पे लगाते हुए फीमेल ऑफिसर के आगे आ खड़ा होता है और इसके बाद ही वो अपनी जान को खो देता है। पीन पे गिरा आउयेशन अपने आखिरी अल्फाजों में फीमेल ऑफिसर से कहने लगता है ज़ूशिन, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें बचा लूंगा। ज़ूशिन की आंखें आंसू से भरी हुई होती है। वो उसके जख्म पे हाथ रखते हुए कहने लगती है पागल ज्यादा बातें मत करो। आउयेशन को ये बात मालूम होती है कि मैं यहीं पे मरूंगा। आउयेशन ज़ूशिन के मुंह पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगता है अगर ये तुम्हारे लिए है तो मुझे अपनी जान देते हुए जरा भी अफसोस नहीं है। मैं मर सकता हूँ बिना हिचकिचाए बगैर।
तभी वो अनजान मूवी स्टार तालियां बजाते हुए कहने लगती है, वाह एक बहादुर हीरो एक लड़की को बजाते बजाते अपनी जान खो गया। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये बात मेरे दिल को कितनी गहराइयों तक छू गई। जूशिन काफी गुस्से से कहने लगती है, तुमने हम पे हमला क्यों किया? हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहते थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या से ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रही हो। मूवी स्टार मुस्कुराते हुए दोबारा से कहने लगती है, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी भी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने अब मेरा ये चेहरा देख ही लिया है तो तुम सबके सब यहीं पे मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टेंटिकल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम ये कैसे बन गई? तो वो मूवी स्टार इसी बात से सहमत होकर उससे कहने लगती है, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे मरने को ही जा रहे हो, तो मैं तुम लोगों को अपना सीक्रेट बता ही देती हूँ। क्या तुम्हें पता है लोग दूसरे मुल्क क्यों जाना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है, एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम जैसे अमीरों के लिए बहुत छोटी बात है। पर जो हम अमीर लोग चाहते हैं वो हमेशा हमेशा की जिंदगी। शायद तुम जैसे बेवकूफ इन बातों पे यकीन भी ना करे, मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने इमोर्टैलिटी के लिए सर्जरी भी परफॉर्म की है और वो अच्छे खासे कामयाब भी हुए हैं। यहाँ तक इस कंट्री के 1% मिलियनर को भी ये बात नहीं मालूम, जैसे एक हाई मूवी स्टार भी इस बात के काबिल नहीं थी। पर वो क्या ना, मैं खूबसूरत हूँ। तो यार वो यही सब कुछ कह जा रही होती है कि उससे में एक बंदा उसके सर पे गोली मार डालता है। पता सर पे गोली खाने के बावजूद भी उससे जरा भी फर्क ना पड़ता, उसके जख्म अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। तो यार अब जैसे जैसे वो लड़की दोबारा से खड़ी होती है कि सारे के सारे उस पे ओपन फायर की बारिश कर डालते हैं कि फुल बराश गोलियों के बावजूद भी उससे इस बार भी कुछ ना होता। फिर तभी इन्हीं में हमें दिखाई जाता है जमीन पे गिरा ओयन शन अभी भी अपनी सांसें ले रहा है। टेबल की टांग पकड़ते हुए जूशिन से कहने लगता है कि यहाँ से फरार हो जाओ। जो देख के जूशिन उससे अच्छाई के लिए वाकई में खत्म कर डालती है। तो यार औरत का ये भयानक रूप देख के वहाँ से सारे के सारे फरार होने की करते हैं। वहीं पे मौजूद मोटे का एक चमचा, ये बाकी चमचों का लीडर होता है, अपने आप को ग्रेनेड समेत सेक्रीफाइस कर डालता है कि एक वक्त में हाउस ऑफ द डेथ में 10 या 9 लोग एंटर किए थे यार, अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचे हैं। तो यार यही सब कुछ देख के मोटे के 2 बंदे दाढ़ी करते हुए फीमेल ऑफिसर के लेग पे शूट कर डालते हैं, ताकि जब तक वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे वो अनजान टेबल जो भी है उससे खाने में लगी हो। पता हमारा मेन कैरेक्टर उनकी इस हरकत से खुश ना होता, वो अकेला उनके साथ भागने से इनकार कर डालता। साथ इनकार करते हुए कहने लगता है, तुम लोग खाली हाथ लौटे तो फुजिन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, मत भूलो इस वक्त रिंग मेरे पास है। लेकिन आगे से वो दोनों मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो? इस वक्त तो हमारी अपनी सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं। देखते ही देखते वो क्ले माइन को जमीन में फिट कर डालते हैं। गाते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें वाकई में इतना ही मरने का शौक है अपने साथ उस डेविल को भी लेके यहाँ पे आ जाना और बस सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सारा का सारा काम करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी में हमें उसी पागल साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जाता है। जिंग शुआन पे काफी गुस्सा होता है कि तुमने इनके लिए अपने लिप्स का मार्क वहाँ पे क्यों छोड़ा। से उन्हें एलिवेटर यूज करने का साइन मिल गया, जबकि मैं तुम्हारे गन को समेट रहा था, लेकिन वो गन तुमने मुझ पे ही डाल डाला। इसकी वजह से कॉप्स चीफ ने जो रिसर्च फैसिलिटी मुझ पे तबाह करके दी थी, इसमें तुमने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। जिंग शुआन काफी रिलैक्स तरीके से कहने लगती है, सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं कोई भी ज़ोंबी नेशन के लाश को ना तोड़ूं। हालांकि उसके ऐसा करने की वजह से उस साइंटिस्ट को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वजह से वो जिंग शुआन को एक केज में बंद कर डालता है। जिंग शुआन जैसे जैसे इस केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस केज की बार्स में इलेक्ट्रिक शॉक का गुजर भी होता है। हाई वोल्टेज की वजह से जिंग शुआन वहीं पे गिरी बेहोश हो जाती है। तो यार आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शर्ट फाड़ के उसकी टांग पे पट्टी बांधने लगता है। अलबत्ता फीमेल ऑफिसर उससे वार्न करते हुए कहने लगती है, मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, मेरे लिए तो मौत आके ही रहेगी। सब सुनने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ ही रहता है। मेल ऑफिसर की तबीयत काफी खराब हो रही होती है। तो यार फीमेल ऑफिसर अपना सर उसके कंधे पे रख के कहने लगती है, जब से मैं पुलिस ऑफिसर बनी थी मुझे पता था, मैंने सोचा था कि वो दिन तो जरूर आएगा और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो दिन इस तरह से यूं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से सहमत ना होता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। फिर तभी किसी को यहाँ पे आने की आवाज आने लगती है। फिर आखिरी सीन में भी वो लड़की उससे कहने लगती है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तो वैसे भी जख्मी हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। उससे अपने साथ उस माइन के पास ले जाऊंगी, तुम जो मर्जी कर लो, मेरा खून पहले से काफी ज्यादा बह चुका है, जो मर्जी कर लो, अब मैं नहीं बच सकती। यहाँ तक ओयन शन भी अपनी जान को मेरे लिए खो चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपनी जान मेरे लिए खो दो। से पूरे तरीके से टूटता देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अब उससे क्या करना है। उसी मॉन्स्टर की तरफ और उसी सुरंग की गहराइयों में बढ़ने लगता है, जबकि वो लड़की उससे रोक रही होती है। फीमेल ऑफिसर काफी चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर वो जनून जो सवार होता है, कि आंखों में गुस्सा होता है, उसके हाथ में जो डेविल रिंग होती है, उसके दिल में बदले की आग होती है। अब उससे पता है कि उससे क्या करना है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारे एपिसोड खत्म।